नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ G20 के बाद भारतीय जनता पार्टी की आधार बढ़ाओ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को अपने एनडीए में शामिल करने के लिए जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी थी, उसके तहत ही आंध्र प्रदेश में दोनों दलों, तेलुगु देशम पार्टी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को भी एनडीए साधे हुए था। लेकिन अचानक तेलुगु देशम पार्टी के कर्ता धर्ता पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद अचानक इस योजना को ब्रेक लगता दिख रहा। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर केंद्र की इस योजना को पलीता किसने लगाया। आप सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक के हार के बाद और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के गठन के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन निरंतर मजबूत होता जा रहा है, 15 दलों से शुरू हुई इंडिया की बैठक अब 28 दलों तक मुंबई पहुंचते पहुंचते हो गई है। निरंतर उनमें तमाम लोगों के, अगर आज लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आशा है कि 2-3 दल और अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, जिसमें कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल होंगे। खैर, मैं प्रश्न कर रहा था कि आखिर आंध्र प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ा। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया है। आरोप है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, उन्हें कुछ भी याद नहीं। 375 करोड़ के करीब कौशल घोटाले के आरोप में आंध्र प्रदेश की सीआईडी टीम ने उन्हें विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया था। आखिर क्या कारण रहा, क्योंकि हाल में ही अभी मानसून सत्र में दोनों लोगों ने, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी, दोनों लोगों ने सरकार का समर्थन किया था। सरकार भी दोनों लोगों को अपने पक्ष में लाना चाह रही थी, लेकिन आखिर कौन है कि जिसने कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख को जेल में भेजकर और केंद्र का खेल बिगाड़ा है, या केंद्र ही अब जगन मोहन माफ करिए, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। तेलंगाना में जिस तरह एनडीए, या आप कह लीजिए मोदी सरकार, एआईएडीएमके, तेलंगाना में भी हालांकि शराब घोटाले के बाद मुख्यमंत्री की बेटी कविता को नोटिस मिलने के बाद से ही वो विपक्षी एकता के ओर से उन्होंने, चंद्रशेखर राव ने अपना मुंह फेर लिया था। लेकिन ईडी ने अब उन्हें एक नया नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि वहाँ वो क्या करने वाले हैं। और दूसरी ओर एनडीए के एआईएडीएमके जो पुराने सहयोगी हैं, उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है।
इस प्रकार वो तेलंगाना में दोनों, जहाँ की भाजपा कमज़ोर है, दोनों लोगों से मिलकर अपने आधार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी वो तेलुगु देशम और जगन रेड्डी को अपने पाले में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे दोनों लोगों को। लेकिन एक कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसा ही शायद हुआ। और वहाँ मुख्यमंत्री ने, जगन रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी के नायडू को जेल भिजवाया। या ये हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी के आश्रय उन्होंने तेलुगु देशम से अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी किसी समय तीसरे मोर्चे में रह चुके। ऐसे ही चंद्रशेखर राव, भले ही वो मोदी का साथ दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल ये भरोसा नहीं है कि ये देर तक रोक सकते हैं। इसलिए ईडी ने अब नया नोटिस उनकी बेटी को जारी किया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आप सभी लोग जानते हैं, मनीष सिसोदिया के साथ साथ की कप्ता को भी वहाँ शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया था। उनसे पूछताछ भी ईडी कर चुकी, लेकिन चंद्रशेखर राव के पाला बदलने के कारण अभी ईडी ढीली हुई थी। लेकिन अब फिर से, क्योंकि आरोप है कि वो अखिलेश यादव के संपर्क में अभी भी हैं, और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, तो लिहाजा उनको पक्का करने के लिए ईडी ने नया नोटिस जारी किया है। तो इस प्रकार से इस तरह के खेल जब तक 2024 आते हैं जारी रहेंगे। ईडी अभी भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजस्थान में, हालांकि वो अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहाँ गहलोत को टारगेट किया जा रहा है, तो क्योंकि सचिन से पैचअप हो चुका है, तो लिहाजा वो पहले जो ये सोच रहे थे कि सचिन के कारण भाजपा कांग्रेस पार्टी में कुछ गिरावट आ सकती है और आसानी से भाजपा, लेकिन अब उस पैचअप के बाद अब हमारे ख्याल से गहलोत की भी कोई उपयोगिता एनडीए की ओर नहीं बची है, तो अब वो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। अभी जो संजय मिश्रा हैं, जो ईडी के निदेशक हैं, उनके पास 15 सितंबर तक का समय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बंधन लगा रखा है। तो अभी और तमाम चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। शरद पवार जो कि अपने भतीजे के पक्ष में जाते दिख रहे थे, और अब मजबूती से इंडिया के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। उद्धव ठाकरे की खासम खास कमल पेडकर, जो कि मेयर रही हैं बीएमसी में, तो उनके खिलाफ भी एक मजबूत मामला ईडी बना रही है। बस केवल उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार परेशान होकर इंडिया गठबंधन चुनाव तक एकजुट न हो। अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी और कार्रवाई किए जाने की बात मेरे सूत्र बता रहे हैं। तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक विपक्षी नेताओं के मुख्यमंत्रियों पर, उनके मजबूत नेताओं पर, उनके शुभचिंतकों पर इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, और सरकारी एजेंसियां
अभी विपक्षी नेताओं को तंग करते रहेंगे, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों या नीतीश कुमार। उनके भी जो निकटस्थ लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की दिशा की ओर ईडी बढ़ रही है। सीबीआई को भी एक आध मुकदमा नया दर्ज करने के संकेत मिल दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने कुछ न हो लेकिन एनडीए गठबंधन को की चूलें तो हिला ही दी हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।